स्क्रीन पर है, इसका जवाब मुझे बताइए करके। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या था? तो साथियों डेक्कन क्वीन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक प्रसिद्ध लेखिका है जिनका नाम है माधवी कट्टी। ठीक है, इनका उपनाम क्या, यानी कि इनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको साथियों कमला दास के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो कौन है साथियों? महात्मा गांधी जी हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लॉर्ड रिपन की बात चल रही है, यानी कि इन्होंने ही निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। किसने? लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद देखिए रुर क्षेत्र, जो रुर क्षेत्र होते हैं ना साथियों, ये किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र होते हैं? तो मैं कहूंगा ये यहां पर अगर बात करें कुछ दिक्कत हो गई साथियों ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में कुछ दिक्कत हो गई। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी की अगर बात करें साथियों, जीएसटी किस तरह का कर है? मूल संवर्धित कर है, आयकर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है? तो मैं कहूंगा ये साथियों अप्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए करके भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये साथियों फ्रांस देश के संविधान से ली गई हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साथियों देखिए आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है क्या पूछा जा रहा है आपसे करेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो ये साथियों जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा बनाई गई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, उसका जवाब भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर साथियों कौन सा है? परम 8000 है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहां पर है? तो मैं कहूंगा ये तो अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कहने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा नहीं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा नहीं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं, साथियों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। कह के भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताइए? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें साथियों कंचनजंगा जो है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चलिए कह रहे कि कौन सा एक बाघ संरक्षित यानी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, मुझे बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्या है कि ये एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था साथियों? आप लोगों को मालूम होना चाहिए जीएसएलवी MK3 M1 का इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो साथियों कौन सा नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे अजंता की गुफाएं, ये साथियों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। उसके अलावा साथियों रानी की बाग भी है। जंतर मंतर साथियों नहीं, अब नहीं है तो ये क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सूर्य मंदिर भी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है आपसे कि हुमायूं नामा ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा की अगर हम बात करते हैं तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है बताइए? तो ये गुजरात में है, उत्तराखंड में है, कर्नाटक में है या राजस्थान में है? तो आपको ये याद रखना चाहिए साथियों उत्तराखंड में है। क्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो साथियों ये उत्तराखंड में स्थित है। अगले नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स एंड सरचार्ज, सरचार्ज तो नहीं होती है, हाँ सर्विस हो जाएगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होगी ये जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, मुझे बताइए। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश साथियों ब्राजील। नंबर के सवाल की कह रहे कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, देखिए वो पीडीएफ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये जो क्लासेस आपके लिए डेली में दे रहा हूं इनको भी आपको साथियों देखना है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से
कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के खनन के लिए साथियों जादूगोड़ा जाना जाता है। क्या जादूगोड़ा जाना जाता है? उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए जो अटल सुरंग है ना साथियों, अटल सुरंग ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कहलाई जाती है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इन चारों नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी आप लोगों को याद रखना है कि ताप्ती नदी साथियों ये अरब सागर में ही गिरती है। कहने कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए? तो यूनेस्को की अगर बात करें इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। साथियों यहां पर अगर बात करें कि देखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है। और ये दूर कब होगा साथियों? जब आप क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चंस की साथियों प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है ये कौन करते हैं? तो कौन बुलाते हैं साथियों, कौन करते हैं आपसे पूछा जा रहा है। अध्यक्षता कौन करते हैं, बुलाते नहीं साथियों। राज्यसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य करते हैं अध्यक्षता, या उसके अलावा अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष करते? बिल्कुल साथियों लोकसभा के अध्यक्ष करते। अगर आपसे कहा जाए बुलाते कौन है, तो बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बुलाते कौन है? राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। करेंगे एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता है, ये मूल निवासी था। तो ये कहां का मूल निवासी था? ये साथियों मोरक्को का मूल निवासी था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए करके कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इन चारों देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मैं कहूंगा अफगानिस्तान देश सार्क का सदस्य देश है। कहने के भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, के एम मुंशी को, या सच्चिदानंद सिन्हा को? तो अगर आपका जवाब साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके जातक कथाओं से संबंधित है, यानी कि कौन सा धर्म जातक कथाओं से संबंधित है बताइए। साथियों अभी आप लोग यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद साथियों यहां पर हम लोग मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट साथियों लिए हैं इस वीडियो में मैंने, इसलिए उन सभी सवालों को भी आप लोग जरूर देखकर जाइएगा। कहेंगे जातक कथाओं की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसका संबंध किससे हो जाता है? इसका संबंध बौद्ध धर्म से हो जाता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है बताइए। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक तेलंगाना नहीं, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। और कर्नाटक तमिलनाडु कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि महात्मा गांधी जी ने कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? जो बेलगांव में हुआ था, जो कानपुर में हुआ था, जो मद्रास में हुआ था, या जो कराची में हुआ था? तो जो साथियों 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था महात्मा गांधी जी ने ही साथियों अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि गीत गोविंद किसने लिखा था बताइए। तो अगर गीत गोविंद की अगर हम बात करते हैं तो जयदेव के द्वारा लिखित है साथियों गीत गोविंद। उसके बाद देखिए करके भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले शुरू की गई थी। तो साथियों किसके द्वारा शुरू की गई थी ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्रिप्स मिशन के द्वारा नहीं, वेबल प्लान के द्वारा नहीं साथियों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि जो 1909 में हुआ था इसके द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया साथियों बताइए। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में साथियों कैबिनेट मिशन भारत आया। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में स्थित है तो कौन सा साथियों अभ्यारण्य, कौन सा उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? मैं कहूंगा जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में ही तो स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि कौन भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधित नहीं है, यानी कि भारत में केंद्र राज्यों के संबंधों से संबंधित साथियों नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए राजमन्नार समिति जो है ये केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित है। पुंछी आयोग भी है, सरकारिया आयोग भी है, लेकिन कोठारी आयोग नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर होगा। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक साथियों कौन थे मुझे बताइए। तो इसके पता कौन थे साथियों? लेवेंतेयर भी कहीं लिखा होता है, लेवेंत्रे भी कहीं लिखा होता है, तो इस टाइप का अगर ऑप्शन हो तो वो आपको लगा देना है। यानी कि सौर प्रभाव मंडल यानी कि सोलर कोरोना का प्रेक्षण अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम साथियों क्या है? आदित्य L1 है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट तो सातों 1024 बाइट के बराबर होता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर जैसे कि आपने देखा 40 सवाल आपके जीके के पूछ लिए गए, ठीक है। अब साथियों उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग के का सवाल। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन साथियों मैंने लिए हैं, इन सभी सवालों को आप लोग चेक करिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही कर पाते हैं आप लोग। चलिए तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में STAT को क्या लिखा जाता है? PPXP लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि VOID को साथियों क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले देखिए साथियों, मुझे यहां पर क्या लग रहा है, मुझे यहां पर लग रहा है जिसके S19 पर होता है और P16 पर होता है, उसी प्रकार T20 पर होता है, P16 पर होता है। यानी कि पहले यहां पर साथियों कितना घटाया गया? S से P बनाने के लिए -3 घटाया गया, फिर T से P बनाने के लिए 4 को घटाया गया। अब A से X हुआ है। अब देखिए A से X पता कैसे हुआ है साथियों? A से पहले Z, Z से पहले Y, Y से पहले X है। तो यहां पर कितना घटाया? यहां पर भी साथियों 3 घटाया गया है, यानी कि ठीक है 3 घटाया गया है। उसके बाद T से यहां पर हुआ है P, फिर से साथियों 4 घटाया गया है। तो ये जो लॉजिक यहां पर लगा है, यही लॉजिक अगर हम यहां पर फिट करेंगे, अगर हमें इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मिल जाएगा तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए V 22 पर होता है, अगर हम 3 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि S आ जाएगा। O 15 पर होता है साथियों, 4 घटाएंगे तो साथियों K आ जाएगा। I 9 पर होता है, 3 घटाएंगे तो साथियों F आ जाएगा। D 4 पर होता है साथियों, यहां पर क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि SKFZ कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, बी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से क्या आएगा? अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बी वाले के विपरीत फलक पर क्या आएगा। बी एक तो यहां पर है, एक साथियों बी यहां पर है, कहीं यहां पर नहीं है। अब बी का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं इतना तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि बी का विपरीत ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में ए और डी है तो उसको कट कर दीजिए, ए ये कट कर दिया, डी ये कट कर दिया। अच्छा बी यहां पर भी, बी का विपरीत ई नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता, तो यहां पर ई है, मैंने ई कट कर दिया। तो 3 ऑप्शन कट कर दिए, यानी कि बचा क्या? एफ बचा। तो मैं कहूंगा बी का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों? एफ हो जाएगा। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि एक निश्चित कोड भाषा में टुगेदर को 95 लिखा जाता है, फ्यूचर को 88 लिखा जाता है, तो फॉरएवर को साथियों क्या लिखा जाएगा? ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर कभी भी अगर आपको कोई वर्ड्स लिखा हुआ मिले और कोई नंबर आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि इनका योग किया गया। जैसे T20 पर होता है, ओ की अगर बात करें तो ओ साथियों 15 पर आ जाएगा। क्या? तो इन सबको जोड़ना है आपको। जी की अगर बात करें जी 7 पर, ई की अगर बात करें 5 पर, टी की अगर बात करें 20 पर, एच की अगर बात करें 8 पर, ई 5 पर और आर साथियों 18 पर। अब इनको जरा आप टोटल करिए, देखिए क्या 95 आता है या नहीं 95 आता है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 15 35 हो जाएगा, 35 और ये 12 कितना हो जाएगा? 35 12 45 47 हो जाएगा, 47 47 यानी कि 57 67 67 यहां तक हो गया। 8 15 कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 हो गया, 13 यहां पर आ जाएगा और 18 आपका ये आ गया। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए कितना आ जाएगा। तो ये आपका 98 आ जाएगा। अच्छा यहां पर तो 95 आ रहा है, लेकिन ये 98 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं, 3 घटाना पड़ेगा। अब इसको भी एक बार जरा कर लो। देखो F 6 पर आता है, U 21 पर आता है, T 20 पर आता है, उसके बाद U फिर 21 पर आता है, R 18 पर आता है, E 5 पर आता है। इनको कैलकुलेट करिए। देखिए 21 और 21 कितना हो जाएगा? 42। 42 और 6 कितना हो जाएगा साथियों? 48 48 और ये 20 इसमें आ जाएगा, और ये साथियों 18 और 5 यानी कि 23 इसमें आ जाएगा। तो ये कितना आ गया साथियों? 11 आ जाएगा। ये 6 7 8 9 यानी कि ये तो 91 आया है। लेकिन अब यहां पर 88 आ रहा है, तो इसमें से भी 3 घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो कुल मिला के लॉजिक हमें मालूम पड़ चुका है, ठीक है ना। इसको टोटल करके 3 घटाना है, तो ये F 6 पर आता है, O 15 पर आता है। ऐसे जोड़ लीजिए साथियों। F 6 पर आता है, O 15 पर आता है, कितना हो जाएगा साथियों? 21 हो जाएगा। 21 आपका ये हो गया, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 23 ये हो गया, और ये 22 पर आता है और ये 5 पर आता है, तो ये साथियों 27 हो गया और R 18 हो गया। इनको आप क्या कर लीजिए? टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए जरा, 7 8 15 15 और 4 19 19 का 9 हासिल लगा 1 और ये 8 आ जाएगा। 89 आ गया, इसमें से 3 जरा घटाएंगे आप लोग तो 86 आ जाएगा। क्या 86 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को साथियों आप लोग देखिए,
और मुझे बताइए कि आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर साथियों बताइए। चलिए देखिए इसमें कुछ नहीं है साथियों, जैसा आप सोच रहे हैं जैसा आप समझ रहे हैं वैसा इसमें नहीं है। अब आपको पहली आकृति जो बनी, पहला टाइप का गोला, वो आपको देखना है। फिर दूसरा, दूसरे में गोला कहां पर चला गया, पहले में गोला यहां पर है, दूसरे में यहां पर आ गया, यानी कि इसके पीछे आ गया यहां पर, उसके अगले में फिर इससे पहले आ गया और फिर यहां पर आ गया। तो जाहिर सी बात है अगले स्टेप में पता कहां पर आएगा, अगले स्टेप में साथियों आपका ये गोला यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा कहां यहां पर बना है, यहां पर नहीं साथियों, यहां पर बना है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये फिर यहां, फिर यहां, है ना, यहां 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 और फिर यहां आएगा। सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि ए बी का पति है। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। ए जो है साथियों ये बी का पति है, यानी कि ये पति हो जाएंगे, ये पत्नी हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे कि बी सी की बहन, यानी कि ये जो बी है ना, बी ये सी की बहन है, ठीक है। कह रहे कि सी, अच्छा देखिए पति पत्नी के लिए डबल लगता है तभी तो पता चलेगा पति पत्नी है। कह रहे कि सी डी की माँ है, यानी कि सी जो है ना साथियों ये डी की माँ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि ई का भाई डी है, ई का भाई कौन हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पति पत्नी है। ये बी की बहन सी है, सी के दो बच्चे हैं डी और ई। उसके बाद कह रहे हैं कि ई एफ की पत्नी है, यानी कि ई जो है ना एफ, ई जो है ना साथियों ये एफ की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए, ये उनके भैया हो गए, ई के भैया हो गए ये। यानी कि जी का पिता एफ है, जी का पिता कौन है साथियों, एफ है, ठीक है। यानी कि ई और एफ का बच्चा कौन है, जी है। तो कह रहे हैं कि एफ क्या कहेगा डी को, तो एफ क्या कहेगा साथियों डी को। देखिए एफ की पत्नी है, पत्नी का भाई है, तो पत्नी के भाई को क्या कहा जाता है, साला कहा जाता है। साला कहां पर लिखा हुआ है, साला तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पत्नी का भाई लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, ऐसा भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस खूब कर लेंगे साथियों जम के, कि आपको एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस ना हो। कहा जा रहा है कि व्यवस्थित करना है इसको, तीसरे स्थान पर आपको बताने कौन सा यहां पर आ जाएगा। चलिए देखिए एस एच आर यहां पर है, एस एच आर यहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी एस एच आर है, यहां पर भी एस एच आर है। आपको बताना है सबसे पहले यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए अच्छा यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई आई यू आई है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो यही आ जाएगा पहले नंबर पर। उसके बाद आई पहले आता है, आई, अच्छा यहाँ पर यू है। अब देखिए आई एन पहले आता है, आई ई पहले आता है, मैं कहूंगा आई ई पहले आता है, तो ये तीन वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए आई एम पहले आता है या आई एन, तो यहां पर भी मैं कहूंगा आई एम पहले आता है साथियों, यानी कि चौथा वाला आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर ये चौथा वाला आएगा, श्रिम्प। तो ऑप्शन में श्रिम्प कहीं पर लिखा होगा, श्रिम्प कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, यही तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि एच एस क्यू को जैसे एफ क्यू ओ लिखा जा सकता है, उसी प्रकार जेड डी एफ को साथियों क्या लिखा जा सकता है, ये कुल मिला के आपको यहां पर बता रहा है। अब देखिए एच जो है ना साथियों, एच होता है आपका 8 पर, ठीक है 8 पर होता है। एस होता है साथियों आपका 19 पर, क्यू होता है 17 पर। उसी प्रकार एफ होता है 6 पर, क्यू होता है 17 पर, ओ होता है 15 पर। अब देखिए ये 8 से 6 हुआ, यानी कि 2 घटाया गया है। 19 से 17 हुआ, फिर 2 घटाया गया। 17 से 15 हुआ, फिर 2 घटाया गया। तो मेरा मानना है कि इसमें भी 2 2 2 ही घटाया जाएगा। तो 2 जेड में घटाओगे एक्स आ जाएगा, डी में 2 घटाओगे बी आ जाएगा, एफ में 2 घटाओगे डी आ जाएगा। तो एक्स बी डी कहां पर लिखा हुआ है, एक्स बी डी साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल है करके नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, यानी कि लुप्त कहां पर वाला है साथियों, यहां पर आपको बताने 2 लेटर कौन से आएंगे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहां पर ए बी से डी सी हुआ है, उसके बाद ई एफ हुआ, उसके बाद एच जी हुआ, उसके बाद आपको बताने कि यहां पर कौन से 2 लेटर आएंगे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ए से यहां पर सी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब 2 बड़ा है, और बी से डी करोगे तो भी 2 बड़ा है। उसी प्रकार डी से एफ करोगे तो 2 बड़ा है, सी से ई करोगे तब भी 2 बड़ा है। उसके बाद तो ई से जी करोगे तो 2 बड़ा है, एफ से एच करोगे तो 2 बड़ा है। तो एच से अगर 2 बढ़ाओगे तो मैं कहूंगा साथियों जे आ जाएगा, और जी से 2 बढ़ाओगे तो साथियों आई आ जाएगा। तो आई जी कहां पर लिखा हुआ है, आई जे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
आपसे कहा जा रहा है कि 24 है, उसके बाद साथियों 12 है, उसके बाद 36 है और उसके बाद 18 है और उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 27 ही आना चाहिए। तो इसमें साथियों आखिर क्या लॉजिक लगा है मुझे बताइए। देखिए 12 से अगर 24 हुआ है तो मेरा मानना है कि इसका आधा किया गया, यानी कि 1/2 से गुणा की गई है। ठीक है, चलिए अच्छा 12 से 36 हो गए यानी कि 3 से गुणा की गई है। ठीक है, अब फिर 36 से आधा हो गया है, फिर से साथियों 1/2 से गुणा की गई। मतलब क्या है, 36 की अगर 1/2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 18 और 18 एकम 18 हो जाएगा। ऐसे करके बनाया गया है। अब यहां पर देखिए आधे से गुणा 3 से गुणा, आधे से गुणा 3 से गुणा, तो यहां पर फिर से 3 से गुणा करोगे तो 18 3 तो 54 होता है। अगर 54 की गुणा 1/2 से करने पर 27 आ गया, यानी कि हमारा आंसर यही हो जाएगा। देखिए जरा 2 से कट करेंगे 27 आ जाएगा, 27 से कम 27 हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों 54 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। आपसे क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन करिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यानी कि आपको यहां पर साथियों एक चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, ये लाइंस आपको बताने की, ये इस टाइप की लाइंस आते हो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है, सी में है, डी में। इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, ये भी यहां पर साथियों निर्देश के अनुसार आपको बता दिया गया है। तो देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए मान लीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए ये जो लाइन है ना साथियों, ये मान लीजिए अगर हम ये वाली लाइन मान ले, उसके बाद ये वाली लाइन मान ले, ठीक है ना, ये वाली लाइन मान ले और फिर ये वाली यहां से लाइन मान ले और फिर ये वाली लाइन यहां से और फिर ये, बिल्कुल साथियों यहां तो बन रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है साथियों, सी में बन रहा है। देखिए जरा ये अगर मान लीजिए ऐसे ले आएंगे तो ये लाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं बन सकता। मैं कहूंगा इसी में ये बन जाएगा। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 8 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ एच, पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। यहां सवाल शुरू हो रहा है। तो साथियों 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 लोग यहां पर बैठा दिए। कहा जा रहा है कि ए और एच पंक्ति के छोरों पर बैठे, यानी कि हो सकता हो ए यहां पर बैठा हो, एच यहां पर बैठा हो ये भी सकता है एच यहां पर बैठा हो और ए यहां पर बैठा हो। खैर ई जो है ना, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। कह रहे कि सी बी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है और एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है ना, डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको साथियों अगर हम सॉल्व करें, सबसे पहले देखिए जरा ई एफ बी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो अगर मान लीजिए सी को हम कहां पर बैठा ले, यहां पर बैठा दें। सी के क्या कहा गया है, ठीक है, बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर। एक सेकेंड, बी को मान लीजिए हम कहां पर बैठा ले, बी को आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, बी को आप यहां पर बैठा लीजिए, बी को आप यहां बैठा लीजिए। कह रहे बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है कौन साथियों, सी। तो अब देखिए सभी का मुंह जो है ना वो दक्षिण की तरफ है, तो बी का बायां साथियों ये हो जाएगा ऐसे करके। तो बी का दायां चौथा क्या होगा, 1 2 3 4, चौथा साथियों ये हो जाएगा। तो इधर कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो मान लीजिए साथियों बी का निकटतम पड़ोसी ये हो गया, यानी कि यहां पर एफ आ गया और यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो बी का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, एफ और बी हो गया। हो ये भी सकता है कि ई इधर को आए, बी इधर को आए, लेकिन इसको हम रिस्क ले रहे हैं। अगर हो गया तो ठीक, वरना कट करके दोबारा से सॉल्व करेंगे। कह रहे सी बी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, बैठा दिया। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो है ना साथियों ए के बाईं ओर बैठा। अगर ए को हम यहां पर बैठा ले तो ए का बायां यही तो होगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, ए के ठीक बाएं बाईं ओर जो बैठा है वो एफ बैठा है। ठीक है, यानी कि सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है डी, तो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है डी, यानी कि डी साथियों यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, डी यहां पर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो एफ के भैया ठीक बाएं कौन बैठा है, मैं कहूंगा बी बैठा है। तो ये तो हमें ऐसा ही मिल गया आंसर, हमें इसमें फिट भी नहीं करना पड़ा कि यहां पर कौन आएगा, यहां पर कौन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, चलिए तो साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो बी के साथ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ओमान का संबंध जैसे रियाल से है, भारत का संबंध जैसे भारतीय रुपए से है, तो अमेरिका का संबंध किससे होगा बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, ओमान देश की मुद्रा रियाल है, भारत देश की मुद्रा रुपया है।
ठीक है, अमेरिका की क्या है, अमेरिका में क्या चलता है साथियों, डॉलर चलता है। क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो यहाँ पर डॉलर ऑप्शन में है, देखिए जरा, बिल्कुल डॉलर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो आप ये भी साथियों नंबर सीरीज का सवाल है। सबसे ज्यादा अगर सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं साथियों, 3 से 4 सवाल भी आ सकते हैं। नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 96 हो गया, उसके बाद 83 हो गया और फिर 97 हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें अब कैसे क्या बढ़ रहा है, अभी मुझे भी नहीं पता है। अब कैसे क्या साथियों यहाँ पर बढ़ाना है ये आप लोग, अच्छा यहाँ पर खाली जगह है तो इधर से हम लोग स्टार्टिंग करें। देखिए 97 से ये हो गया है साथियों 96, यानी कि यहाँ पर साथियों क्या 96 से 97 हुआ है, 97 से 96 हुआ। मान लीजिए एक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, 96 से 97 हुआ है, क्या बढ़ा दिया, एक हमने साथियों यहाँ पर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर एक एक छोड़ के ही हम बना रहे हैं तो ये 95 से 96 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी एक बड़ा है, यहाँ पर भी एक बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि सब में एक ही एक बढ़ रहा हो। यहाँ से अगर हम मान लीजिए एक बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, यानी कि 85 में एक बढ़ाएंगे, सॉरी 85 नहीं 86 आ जाएगा। क्या 86 यहाँ पर आ जाएगा, 85 से क्या हुआ है सातों एक बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 95 से 96 हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज हो रही है, देखिए अच्छा इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है। देखिए 97 में एक घटाया मान लीजिए, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए। देखिए 95 में एक जोड़ा 96 आया। फिर से मैं आपको इसको समझा दे रहा हूं, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए मतलब सवाल की चीज तो हमने सही करी, शुरुआत तो सही करी, लेकिन एक जगह पे दिक्कत हो गई। देखिए यहां पर सबसे पहले एक बढ़ाया गया है, कहिए ठीक है। यहां पर फिर से एक बढ़ाया गया है, कहिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर घट रहा है, कैसे साथियों, यहां पर अगर एक हम घटाएंगे तो यहां पर 84 आ जाएगा। फिर से अब हम यहां पर एक घटाएंगे तो 83 आएगा, ठीक है, तो 83 आएगा। अगर यहां पर एक बढ़ा देते तो 86 हो जाता, फिर 86 और 83 का रिलेशन नहीं बन पाता, इसलिए हमने 85 में एक घटाया 84 आया, 84 में एक घटाया तो 83 आया। तो कुल मिला के यहाँ पर 84 आएगा। और 84 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद साथियों यहाँ से आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सभी साथियों बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए, क्योंकि इन पर आधारित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल मैथ का है, कहा जा रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबी की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो कह रहे कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपसे साथियों यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए मैथ का सवाल अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो सवाल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है, पढ़ना है मतलब सवाल को, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपसे दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है। मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली कितनी है, y मीटर प्रति सेकंड। और पहली रेलगाड़ी की अगर बात करें, पहली रेलगाड़ी की चाल की अगर बात करें साथियों x मीटर प्रति सेकंड हमने मान ली। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब ये बात तो साथियों आपको मालूम होगी कि चाल बराबर साथियों क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या साथियों, दूरी बटे समय यहां पर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, दूरी आपको दे रखी है। देखिए कभी भी अगर ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी हो, रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखी हो, तो वही दूरी होती है। यानी कि इसमें साथियों दूरी क्या हो जाएगी, यही साथियों 384 मीटर यही दूरी हो जाएगी। और समय कितना दे रखा है साथियों, 12 सेकंड का समय दे रखा है, तो ये 12 सेकंड आ गया। इतनी बात क्लियर। इसको कैलकुलेट आप लोग करा लीजिए। 12 1 12 और 24 36, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, सॉरी 12 दूना 24 हो जाएगा। तो चाल आपकी यहाँ पर कितनी निकल कर आई है साथियों, 32 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए तो ये तो आपकी साथियों क्या आ गई, चाल यहां पर आ गई। अब यहां पर अच्छा देखिए, अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी जा रही थी। पहली रेलगाड़ी की चाल आपको मालूम हो चुकी है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको अब बताना है। देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यहां पर 2 ट्रेन है, 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है। 384 मीटर इसकी लंबाई है, तो 384 लंबे इसकी लंबाई है। तो अगर कभी भी साथियों आपको 2 ट्रेन दे रखी हो और दूरी कहा जाए, तो दूरी पता क्या होती है साथियों, दूरी आपकी इन्हीं दोनों को जोड़ दो, 384 प्लस 384, तो ये 384
प्लस 384, ये क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी। क्या ये दूरी हो जाएगी। समय कितना दे रखा है साथियों, आपको 12 सेकंड का समय दे रखा है, तो दूरी बटे समय यानी कि ये चाल है। तो कुल मिला के x प्लस वाई आ जाएगा यहां पर, यानी कि साथियों x तो हमने निकाल लिया है। पहली चाल कितनी है साथियों, 32 मीटर प्रति सेकंड है, और दूसरी चाल कितनी है, y मीटर प्रति सेकंड है, जो आपसे पूछी जा रही है। तो अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है साथियों, और y का मान आपको यहां पर निकाल देना है, बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, देखिए साथियों 384 कितना हो जाएगा, अगर बात करें 4 4 ये 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये 12 आ जाएगा, और 32 प्लस वाई मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो गया, और 12 चौक 48 हो गया, तो 64 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 32 प्लस वाई बराबर 64 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 64 माइनस 32 आ जाएगा। तो यहां पर 64 में से अगर 32 घटाओगे तो कितना बचेगा साथियों, 32 मीटर प्रति सेकंड बचेगा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई साथियों, 32 मीटर प्रति सेकंड हुई, और 32 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखी हुई है, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई। तो जिनका आंसर यहां पर 32 मीटर प्रति सेकंड आया है, उनका आंसर बिल्कुल सही। एक बार इसको और रिपीट करिएगा, देखिएगा तो आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य जो है ना, ये 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ बताइए। लाभ होगा साथियों या हानि होगी, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, कहा जा रहा है, देखिए हम क्रय मूल्य को क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी लिख सकते हैं, और विक्रय मूल्य को साथियों सेलिंग प्राइस एसपी लिख सकते हैं। तो कहा जा रहा है साथियों कि जो 6 पेनों का क्रय मूल्य है, जो कि 6 है, ये साथियों 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर हमने लिख दिया, क्या दिक्कत है। अब देखिए सीपी और बटे ये एसपी आ गया, और इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। यानी कि अगर सीपी 5 है तो एसपी साथियों 6 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य अगर 6 है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 6 है। यानी कि अगर कोई चीज आपने 5 रुपए में खरीदी है और 6 रुपए में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो लाभ हुआ है 1 रुपए का। पूछा जा रहा है प्रतिशत में बदलिए, तो इसलिए 100 से गुणा करी, नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि 5 है। इसको कैंसिल करोगे तो 20% आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हुआ है 20% का। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर साथियों 70 सेंटीमीटर लिखा होगा, ठीक है। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो साथियों वक्र पृष्ठीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। तो यहां पर r भी आपको दे रखा है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है साथियों, 70 है, और यहां पर 14 ऊंचाई आपका हो जाएगा। इससे कैंसिल करोगे ये 10 आ जाएगा, और अगर कैंसिल करोगे साथियों 14 यानी कि 140 ये आ गया, और साथियों ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 44 ये आपका इधर आ जाएगा। 44 ये आपका इधर आ गया, तो इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 4 चौक आपका क्या हो गया, 16 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, 56 यहां पर भी आ जाएगा, तो 6 आ गया, 11 आ गया, 6 यानी कि 6116 आपका आंसर आ जाएगा। और 6116 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अब यहां पर अगर बात करें, कहा आपसे जा रहा है कि एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 6875 रुपए है, ठीक है। कहने कि अगर लाभ 25% का हुआ है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि मेज को कितने रुपए में खरीदा गया होगा। तो देखिए मेज का विक्रय मूल्य कितना है साथियों, विक्रय मूल्य 6875 है। यदि लाभ 25% हुआ है, कितना हुआ है साथियों, 25% हुआ है, तो अगर 25% का लाभ हुआ यानी कि उस चीज को 125% में बेचा गया है, तो 125% में बेचा गया तो वो 6875 रुपए की बिकी है। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो जब 125% की वैल्यू 6825 है, 6875 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू ये होगी। 100% की वैल्यू आपको बताना है, तो 100 से इसको साथ गुणा कर दीजिए। अब कैलकुलेशन करा लीजिए, 25 चौक और 25 पंजे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 पंजे 25, यानी कि 1375 की गुणा 4 से करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 29 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 3 12 15 हो जाएगा, 4 एकम 4 और साथियों 5 हो जाएगा, यानी कि 5500 आपका आंसर आ जाएगा। 5500 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्या कहा जा रहा है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। अब यहाँ पर एक चीज है, साधारण ब्याज जो है, यानी कि साधारण ब्याज जो है साथियों, वो धनराशि यानी कि पी का मतलब गुणा 2/5 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज और ये पी नीचे आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज अगर 2 है तो मूलधन कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि साधारण ब्याज अगर 2 है तो मूलधन साथियों 5 होगा। तो कहा जा रहा है 5 वर्ष। अब देखिए साधारण ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय भी साथियों आपके पास है, कितना है, 5 वर्ष है। तो आपसे दर पूछी जा रही है। दर का सूत्र क्या होता है साथियों, दर का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक है। और साथियों पी इंटू साथियों टी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों अब आपको क्या करना है, अब आपको साथियों इसको कैलकुलेट करा लीजिए। आर का मान निकाल लो, साधारण ब्याज कितना है, एसआई कितना है साथियों, 2 है, गुणा 100 आ जाएगा। पी की अगर बात करें, पी 5 है और टी कितना है, 5 है। तो इसको जरा कैलकुलेट करो, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 5 से कैलकुलेट करोगे 4 आ जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8% जो निकलेगी वो साथियों वार्षिक ब्याज दर निकलेगी। और 8% कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि यदि x का 45%, क्या x का 45% जो है ये y के 15% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान निकालना है। तो x का अगर 45%, ठीक है, ये हो गया, ये जो है ये y के 15% के बराबर है। तो x और y मुझे बताइए। देखिए बराबर लगा है, नीचे भी सेम नंबर है 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये y इसके नीचे आ जाएगा, बराबर 45, सॉरी ये 15 रहेगा। मतलब जैसा सामने वाला है वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये इसकी जो है वो यहाँ पर भाग हो जाएगी, ये 45 आ जाएगा। तो 15 कम 15, 15 तो यहाँ 45, यानी कि x अनुपात y कितना निकला, 1:3 निकला। तो 1:3 साथियों ये क्या हो जाएगा, ये आप। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।